नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन यानी L1 का पेपर हुआ था साथियों। और यहाँ पर L1 का जो पेपर है सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के मध्य आयोजित हुआ। साथियों, इस बार जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, आज के वीडियो में हम यहाँ पे जो पर्यावरण के जो लगभग 30 प्रश्न पूछे गए थे साथियों, यहाँ पर स्मृति के आधार पर और जो अपने स्टूडेंट से पता लगा है उसी के आधार पर हम यहाँ पे इन 30 प्रश्नों की आंसर की लाए हैं साथियों। साथियों, इसमें कोई प्रश्न छूट भी सकता है और यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न है साथियों, ये विद्यार्थियों से पूछ के बनाए हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कई बार कोई क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो उन्होंने यहाँ पे बताया, जिस अंदाज से बताए हैं, हमने काफ़ी हद तक सही उत्तर जानने की कोशिश की है और सही प्रश्न जानने की कोशिश की है। साथियों, आप इस वीडियो में बने रहिए और आपके जो 30 प्रश्न हैं, आप इन 30 प्रश्नों की यहाँ पर सटीक आंसर की देख सकते हैं। साथियों, इसमें कोई प्रश्न छूट गया है या कोई प्रश्न गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको संशोधन कर सकूँ साथियों। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। और जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों, इसमें पूछा गया था कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में चंद्रमा पर कौन गया था? तो इसमें साथियों 4 ऑप्शन थे। तो नील स्ट्रॉम है साथियों, ये पहली भी बार गए थे साथियों, फर्स्ट में यही गए थे। और इसके बाद में जो गए थे साथियों, वो बेज एल्ड्रिन थे, ठीक है। तो यहाँ पर जिन साथियों ने ये उत्तर लगाया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। यहाँ पर हमने ज़्यादातर विद्यार्थियों से पूछा है, तो उन्होंने ये बताया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में कौन गया था, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका पहले का जवाब है आपका बेज एल्ड्रिन है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के साथियों। तो दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा जो ग्रह है ना, वो कौन सा था? तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन था, ये यही था और ये बिल्कुल सटीक है साथियों। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने यही बताया कि सबसे बड़ा ग्रह ही पूछा था। और सबसे बड़ा ग्रह साथियों आपका बृहस्पति होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न है जो कि सत्र साथियों हमने अपनी क्लासों में भी बताया था साथियों, और आपने भी पढ़ा होगा कहीं भी साथियों। तो इसका तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये का यही रहेगा। और तीसरा सवाल जो पूछा गया था साथियों कि जो याक होता है, जैसे ये याक जो जानवर है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो उन्होंने 4 स्थान बताए थे साथियों। तो याक जो है, जिसके ऊपर शरीर पर काफ़ी बाल होते हैं साथियों, ठीक है। तो वो जानवर है साथियों, वो लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। तो इसका सटीक आंसर है साथियों लद्दाख रहेगा, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। कि याक पशु कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप कहाँ पाए जाते हो? लद्दाख में पाए जाते हैं, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों। अगर आपने भी लद्दाख चुना है तो ये बिल्कुल राइट आंसर। तो इसमें बेज एल्ड्रिन, इसमें बृहस्पति और इसमें लद्दाख, अगर आपने ये चुने हैं तो आपका आंसर है बिल्कुल सटीक रहने वाला है। तो आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर हमारा चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बढ़ा दी। चौथा क्वेश्चन जो साथियों परीक्षा के अंदर पूछा गया था, ये सारे प्रश्न साथियों विद्यार्थियों को पूछकर बनाए गए हैं साथियों। तो काफी हद तक सही है। सबसे गहरी और तिलिस्मी जो बावड़ी है साथियों, वो कहाँ पर है? तो राजस्थान की बात यह है कि सबसे गहरी और तिलिस्मी बावड़ी कहाँ पर है? तो साथियों ये चांद बावड़ी है। कौन सी है? चांद बावड़ी है, जो कि आबानेरी दोसा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे गहरी और तिलिस्मी बावड़ी पूछी है, तो ये चांद बावड़ी ही है। ये वेरी मोस्ट सवाल भी था साथियों। और यहाँ पर ये इसका राइट आंसर भी आपका चांद बावड़ी रहने वाला है, आबरनारी के अंदर है, दौसा जिले के अंदर का, ठीक है। और अगला हमारा पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था साथियों, ये रोगों के बारे में था। कि इसमें ये पूछा गया था कि जो विटामिन डी है ना, ये इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी अगर शरीर के अंदर अगर विटामिन की कमी हो जाती है, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों रिक्टेस, यानी जो रिक्टस रोग है ना, वो विटामिन डी की कमी से होगा साथियों। और ये क्वेश्चन काफी बार भी पूछा जाता है साथियों, और आपको ये याद भी होगा, आपने बिल्कुल सही भी किया होगा। मैं आशा करता हूँ आपका बिल्कुल राइट हुआ होगा साथियों, ठीक है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि पर्वतारोही जो होते हैं, जो व्यक्ति पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ कौन कौन से संसाधन लेके जाते हैं? तो उसमें 4 ऑप्शन थे साथियों। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो ऑक्सीजन किट था ना, वो भी लेकर जाते हैं साथियों, क्योंकि वहां पर ऊपर जैसे जाते हैं ना, हवा का वेग कम हो जाता है, यानी हवा ऊपर कम मिलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है। तो ऑक्सीजन का किट वो जरूर लेकर जाते हैं साथियों। तो ऑक्सीजन किट है ना, उसमें ऑप्शन में था, ठीक है। काफी विद्यार्थियों ने बोला कि ऑक्सीजन किट था उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आपने चुना है तो आपका बिल्कुल राइट रहने वाला साथियों। आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। अगला सातवां प्रश्न हमारा था कि जो प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया था? तो साथियों इसमें दो नाम आ रहे हैं कि प्रश्न कई बार विद्यार्थी सही नहीं बता पा रहे। तो एक तो साथियों इसमें हेक्कल आ रहा है। अगर शब्द दिया है, अगर ये पूछा है, तब तो आपका हेक्कल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? हेक्कल, ठीक है। और यहाँ पर अगर पारिस्थितिकी तंत्र ये किसने कहा है, तो आपका टेंसल हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? टेंसल है,
तो ये 2 है साथियों, इसमें थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन जहाँ तक इसका उत्तर है ना साथियों, हेक्कल ही होगा। ठीक है, इसका जहाँ तक उत्तर है ना, हेक्कल होगा। कई सारे टेंसल भी हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं छात्र, तो टेंसल तो नहीं है, हेक्कल होने की पूरी पूरी संभावना है। आपका उत्तर क्या साथियों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए साथियों। एक पर्सन ऐसा था साथियों, इसमें लिखा था कि सिंचाई की जो पुरानी पद्धति है ना, वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सिंचाई की पुरानी पद्धतियों के नाम थे, जैसे रेड़ था, मोड़ था, कुआं था, जलाशय था। उसमें एक ड्रिपिंग तंत्र का शब्द भी था। तो ये ड्रिपिंग है ना साथियों, ये आधुनिक पद्धति है। सिंचाई की क्या है, आधुनिक पद्धति है, ये पुरानी पद्धति नहीं है। तो जिस साथियों ने भी ये टिक किया, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला हमारा नवा सवाल पूछा था कि अशोक जो स्तंभ है ना, उसमें सिंग होते हैं। ठीक है, सिंग यानी शेर होते हैं। ठीक है, तो उनके मुंह है ना, वो कितने होते हैं, यानी कितनी दिशाओं के अंदर होते हैं। तो आपने देखा होगा साथियों, एक शेर का मुंह सामने की तरफ होता है। ठीक है, ऐसे एक इधर की तरफ होता है साथियों। ठीक है, एक इधर की तरफ होता है साथियों, और एक पीछे की तरफ जो दिखाई नहीं देता है। तो इनके जो मुंह है ना, वो चारों दिशाओं में होते हैं। कितनी दिशाओं में, चार दिशाओं में, चार शेर होते हैं। तीन तो आपको क्या कहते हैं, दिखाई देते हैं। एक शेर आपको नहीं दिखाई देता, वो जो कि पीछे स्तंभ में होता है, यानी अशोक स्तंभ के पीछे की तरफ मुंह होता है, तो वो आपको नहीं दिखाई देता है। तो इसका अगर चार आपने राइट किया है, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। और 10वां सवाल था साथियों, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। उसने पूछा था कि आपके जो माताजी है, उस माताजी के भाई की जो माँ है ना, उसका जो आपके साथ क्या रिश्ता रहेगा। ठीक है, तो ये रिश्ता तो साथियों आप सभी को पता है, आप अपने परिवार में भी लगा कर देख सकते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, वो आपका नानी रहने वाला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर नानी रहने वाला है। और हमारा 11वां सवाल था, ये आपको साथियों, जैसे ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगा होता है, और इसमें इस तरह का आपका ये जाके फिर आपको यहाँ ऐसे ऐसे जो चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, और ये संकेत बना हुआ है, तो ये किसका संकेत है। तो साथियों ये संकरे रास्ते का है, कि आगे जाकर क्या है, रास्ता यहाँ से, यहाँ तो रास्ता क्या साथियों, चौड़ा है, लेकिन आगे जाके रास्ता क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जा रहे हैं तो आगे रास्ता सकरा हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था, सकरा रास्ता अगर आपका है तो। ठीक है, और 12वां सवाल था कि कई सारे उद्योग थे, तो घटक थे, उसमें पूछा कि मानव निर्मित घटक कौन सा था। तो साथियों इसमें जो मानव निर्मित घटक है, वो आपका उद्योग था। कौन सा था, उद्योग था। तो अगर आपने भी ये टिक किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते, साथ ही इसमें लिखा है, 13वां सवाल हमारा था कि ENVIS, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी थी। ठीक है, तो EN का मतलब साथियों देखो, ENV इसका मतलब तो हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है, और आगे साथियों इसमें लिखा है आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, और आगे लिखा है एस का मतलब होगा सिस्टम। ठीक है, यानी पर्यावरण सूचना तंत्र। अगर आपके पर्यावरण सूचना तंत्र लिखा हुआ या पर्यावरण सूचना प्रणाली लिखा हुआ था, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल राइट रहने वाला साथ है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और 14 सवाल हमारा पूछा था कि इनमें से कौन सी एक राजस्थान की भाषा नहीं है। तो यहाँ पे चार भाषाएं दे रखी थी। ठीक है, तो राजस्थानी नहीं है पूछी, तो इसमें जो मैथिली ऑप्शन था ना साथियों, ये मैथिली है ना, राजस्थान की भाषा नहीं है, आपको पता होगा साथियों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर पर्यावरण की शिक्षा नीतियों के भी कुछ सवाल पूछे थे, शिक्षा जो जो विधियां होती है साथियों। तो 15वां हमारा सवाल था कि शून्यवाद के जनक कौन थे। तो पर्यावरण में जो शून्यवाद था ना, उसके जनक थे नागार्जुन थे। ये वेरी वेरी मोस्ट आपका सवाल था साथियों, अगर आपने ये किया था, बिल्कुल वेरी मोस्ट है। अगला हमारा सवाल था कि लीलावती के रचयिता कौन थे। तो लीलावती जो ग्रंथ है, उसके जो रचयिता है साथियों, वो आपके भास्कराचार्य थे। और ये भी साथियों पर्यावरण का ही क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों का सवाल है। तो यहाँ पर भास्कराचार्य आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और 17वां सवाल जो पूछा गया था, उसमें लिखा था कि राजस्थान की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर चार भाषाएं दे रखी थी, और पूछा था कि राजस्थान की भाषा कौन सी है। तो इसमें साथियों राजस्थान की जो भाषा है, वो आपकी ढूंढाड़ी थी, यानी ढूंढाड़ी राजस्थानी भाषा थी। बाकी जो भाषाएं थी ना, वो राजस्थानी भाषा नहीं थी। ठीक है, तो ये एक सवाल भी यहाँ पे पूछा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट था साथियों। शायद आपने भी इसको सही किया होगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन साथियों स्मृति के आधार पे हैं, यानी बच्चों से पूछ के ही आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं साथियों। अगर कोई पर्सन छूट गया है, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स करके। अगला हमारा सवाल है 18वां, कि पूछा गया था कि यहाँ पर जो अस्पताल के आसपास में जो ध्वनि की सीमा होती है, वो कितनी होती है। ठीक है, अस्पताल के आसपास था या कोई दूसरा था साथियों, के सामान्यकरण के लिए क्या ध्वनि थी। तो अगर आपने 65 dB अगर करा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। 65 जो है वो सामान्य बिल्कुल कम शांत वातावरण की होती है, तो इसका आंसर बिल्कुल 65 रहेगा। अगला हमारा सवाल था कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों कार्तिक अमावस्या जो होती है, ठीक है, और अमावस्या क्या होती है, काली रात होती है, और काली रात में हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। तो दिए जलाते हैं, तो दिए तो कब जलाते हैं, हम दीपावली को जलाते हैं। तो अमावस्या जो कार्तिक अमावस्या है ना, तो अमावस्या क्या होता है, रात होती है, तो हमें क्या करते हैं, दिए जलाने पड़ते हैं, और दिए कब जलाते हैं, दीपावली के। तो इसका राइट आंसर आपका दीपावली रहेगा साथियों। अगर आपने दीपावली भरा है, तो आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर रहेगा।
और 20वां सवाल हमारा था कि राज्य पुष्प कौन-सा था? तो राज्य पुष्प जो है राजस्थान में जो है, वो आपका रोइडा होता है। क्या है? रोइडा। और वो कौन-से सन में बना था? 1983 में इसको नाम दे दिया था साथियों, राज्य पुष्प का सॉरी, ठीक है? और ये रोइडा इम्पोर्टेंट आपका सवाल रहेगा। साथियों अगर आपने ऐसा टिक किया है तो आपका बिल्कुल ये राइट आंसर रहने वाला है। साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल था कि जो बचेंद्री पाल थे, वो जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया था? सन पूछी थी, कौन सी सन में उन्होंने तिरंगा फहराया था? तो साथियों इसमें 4 ऑप्शन थे, सन के थे और डेट भी थी, मंथ भी था। तो जिसने 23 मई 1984 अगर आपने टिक लगाया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। इसमें बचेंद्री पाल ने जो माउंट एवरेस्ट पर जो तिरंगा लहराया था, वो 23 मई 1984 को लहराया था। अगला हमारा 22वां सवाल तो ऐसा था कि जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य कौन था? यानी जंगली मुर्गे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा साथियों, माउंट आबू सिरोही के अंदर जंगली मुर्गों का अभ्यारण्य है साथियों, और उधर जो भी जानवर रहते हैं अभ्यारण्य में, वो जंगली मुर्गे ज़्यादातर रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर यही रहने वाला है। और अगला हमारा 23वां सवाल साथियों हमारा ये था कि जो चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने के लिए जो दांत हमारे होते हैं, वो आपके रदनक दांत होते हैं, ठीक है? तो रदनक होते हैं, रत्नक कई सारे होते हैं, तो इसमें जो रदनक दांत है तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर हमारा 24वां सवाल था कि पांडुपोल का मेला कहाँ पे पड़ता है? तो पांडुपाल का मेला आपको सभी को पता है साथियों, अलवर में है, ये तो एक फेमस मेला है। और अगर आप भी गए होंगे शायद आप मेले के अंदर, तो आपको जो गए हैं उनको तो याद होगा था। तो वो तो बिना कुछ किए ही कर दिया होगा, उसके लिए तो ऐसे बिल्कुल मिनटों में, सेकंडों में उन्होंने सवाल हल कर दिया होगा, ठीक है? और कुछ विद्यार्थी ऐसे तो कई बार क्या होता है कि पता नहीं रहता, कई सारे मेले हैं राजस्थान में। और 25वां हमारा सवाल था कि जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? तो जूट की जो कृषि है ना साथियों, वो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, जो कि मार्च और मई के महीने में आती है। और उस वक्त यहाँ पे जूट की कृषि की जाती है साथियों, और जूट से कई सारी बोरियां वगैरह कुछ भी बनाए जाते हैं। और आपने अगर ये करा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एक सवाल था साथियों 26वां, ये था कि इसमें ये थोड़ा छात्रों को बताने में त्रुटि हो रही है, कई सारे छात्र समझ नहीं पाए थे इसको, कि अजय गढ़ था या अजय ए भेदे था या अजय दुर्ग था। तो जैसा हमें पता लगा है उसी हिसाब से हम बता रहे हैं साथियों। जो भरतपुर में ये दुर्ग था, अजय भेद दुर्ग था साथियों। तो अभी इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही बता रहे साथियों। और 27वां सवाल था कि बकरी की नस्ल कौन सी थी? तो बकरी की साथियों जो नस्ल इसमें देखनी थी, तो आपको शायद तो ज़्यादा जमुनापरी है। और ये तो सवाल हर बार ही पूछा जाता है, कोई सी वैकेंसी हो, बकरी का, भेड़ का, ये तो आता ही रहता है, ठीक है? अगर आपको याद करना है तो कर लो, वरना तो आप इससे वाले क्वेश्चन को रॉन्ग करते रहोगे, ठीक है? हमारी क्लास आएगी उसमें आप देख लेंगे। अफीम से संबंधित आपसे पूछा था कि इस अफीम से संबंधित शब्द कौन सा नहीं? तो अगर उसमें मॉर्फिन था तो वो तो था, कैफीन भी था, इथेनॉल भी था। एक ऐसा शब्द था जो साथियों जो विद्यार्थी बता नहीं पाए क्योंकि वो भूल गए वो। तो उस हिसाब से जो थे हमने बता दिए, अगर आपने उसमें से नहीं किया है तो आप। एक सवाल ऐसा था साथियों कि कुछ जीवाणु जनित या रोग वाग ऐसे नाम था, मिलान करने का था। तो उसमें एक एक ही बच्चे ने बताया कि इसमें मलेरिया ऐसा कुछ था साथियों। तो प्रोटोजोआ था, रोग वाग था, और क्वासियोर का रोग था। तो उसमें हमको मिलान करना था, तो वो तो एक मिलान का था, तो बच्चे अच्छी तरह से बता नहीं पाए। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ेंगे साथियों। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे पर्यावरण के, और आपको आपके इसमें से कितने राइट हो रहे हैं, कौन सा पर्सन मैंने इसमें छोड़ दिया साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और कौन सा गलत है वो भी आप जरूर बताइए साथियों, कि हम नई पीडीएफ बना के बच्चों के लिए अपलोड कर सके साथियों, क्योंकि आंसर के आने में लगभग 3 से 4 दिन मिलेंगे। पेपर अपलोड होगा, उसके बाद में कुछ मिलेगा। तो छात्रों की संतुष्टि के लिए हम पेपर बनाते हैं साथियों। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।